अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट टाइम हम स्टैक का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने अभी तक फंडामेंटल ऑफ स्टैक्स, स्टैक पे इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशन कवर कर लिया है। और बिल्कुल इमीडिएट लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्जन का एक सब टॉपिक कवर किया था और उसमें हमने इन पर्टिकुलर टावर ऑफ एनोई की एक एग्जांपल कवर की थी। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक से। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हमने करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एंड देन एक एल्गोरिथम करना है एवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। हमने लास्ट वीक एक लेक्चर किया था एप्लीकेशन ऑफ स्टैक और उसमें हमने ये देखा था कि कुछ एक्सप्रेशन नोटेशंस होती हैं हमारे पास, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। और ये बात हमने कंक्लूड की थी कि कंप्यूटर्स आर गुड एट सॉल्विंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और ह्यूमंस आर गुड एट सॉल्विंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। हम इनफिक्स सॉल्व करते आए हैं, हमारे लिए इनफिक्स आसान है, लेकिन कंप्यूटर के लिए पोस्टफिक्स सॉल्व करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इनफिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे जो है प्रेसिडेंस रूल कह लें, बॉडमस और ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और कंप्यूटर के लिए ये सब चीज़ें याद रखना मुश्किल है। तो कंप्यूटर सॉल्व करता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर उससे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दें तो उसको बहुत इजीली यूजिंग स्टैक बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंस रूल्स, बॉडमस, ब्रैकेट्स और ये सब चीज़ें नहीं होती, सिर्फ ऑपरेंड होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। तो कंप्यूटर कैन सॉल्व पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इजीली, और अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करता है जब हम पोस्टफिक्स एवेल्युएशन पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी कि जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि ठीक है, पोस्टफिक्स कंप्यूटर आसानी से सॉल्व कर सकता है, लेकिन इटसेल्फ जब मैं पोस्टफिक्स कंप्यूटर को प्रोवाइड करके देना चाहता हूँ तो मेरे लिए पोस्टफिक्स कन्वर्जन मुश्किल होती है। तो हमने ये दो एग्जांपल देखी थी करके, जिससे हमें अंदाजा हुआ था कि पोस्टफिक्स कन्वर्जन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो दोबारा से एक एग्जांपल का रिकॉल करा देता हूँ, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि ये कैसे कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन का तरीका बड़ा सिंपल सा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होने उनको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता जाता हूँ और इवेंचुअली करते करते मेरी पूरी इक्वेशन जो है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो। तो इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर इस पूरी इक्वेशन को देखा जाए, ठीक है, ये इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऑपरेशन देखा जाए तो ए प्लस बी पे ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये इंडिविजुअली परफॉर्म किया जा सकता है। देन ये मल्टीप्लाई होगा सी से, देन डिवाइड होगा डी से, देन प्लस है, प्रेसिडेंस के लिहाज से पता चलता है कि पहले सी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बाय ए होगा, देन प्लस होगा वो ई पावर ए डिवाइड बाई बी। तो अगर अब बात की जाए हमारे पास प्रेसिडेंस की, तो प्रेसिडेंस में हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है हमारे पास पावर की, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, देन लास्ट में सबसे प्लस एंड माइनस की, अगर इन पांच बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्लियर है कि ए और बी को मैं पहले ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए और बी को क्लियर पहले ही कन्वर्ट कर लिया इनफिक्स से पोस्टफिक्स में। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड पे देखा जाए तो ये क्लियर है कि मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ई टू द पावर ए को। ठीक है, डिवाइड और इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंस रूल बताता है कि पहले पावर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया ई टू द पावर ए और इसको पोस्टफिक्स नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, अब ये सूरत हाल है। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो इसके साथ डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो अगले स्टेप में आप देखें तो ये मैंने लेफ्ट साइड पूरी की पूरी एज इट इज लिख दी और ये मेरी राइट साइड पे से सिर्फ बी आ गया, और देन उसके बाद मैंने इसका ये ऑपरेंड लिख दिया। तो ये हो गई, ये सब पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। राइट साइड पे अगर ध्यान दें तो राइट साइड पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या है कि सी है, डी डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है सेम ही होती है। ठीक है, मैं चाहूँ पहले मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ पहले डिवाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट रूल लेके चल रहा हूँ। तो मैं पहले मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कन्वर्ट होगा ये देख लेते हैं। अच्छा, ये भी, अच्छा, दोनों चीजें एक साथ ही मैंने कन्वर्ट कर दी हैं इसमें। चलो ठीक है, अगर इसको करता हूँ मैं कन्वर्ट तो इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, ये आ गई लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड आ गई, उसके बाद ये मेरी राइट साइड आ गई सी, और फिर उसके बाद आ गया ये मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई। और सिमिलरली अगर ये इसके साथ डी आ रहा था तो ये पूरी की पूरी टर्म में मैं डी को पहले लिख दूंगा और ये डी के बाद मेरा ऑपरेटर चला गया। ठीक है, दो स्टेप्स यहाँ पे मैंने एक साथ कर दिए, लेकिन इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये पूरी लेफ्ट साइड रेडी है। ठीक है,
और पूरी राइट हैंड साइड भी रेडी है। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से कि पता रहे किस बारे में बात हो रही है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये मेरी राइट हैंड साइड है और बीच में ऑपरेटर है सिर्फ प्लस का। तो मैंने एज इट इज पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी यहाँ तक। ये देखिए एज इट इज आगे ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए और स्क्वायर ब्रैकेट हटाने के बाद ये मेरी राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। देन इसके बाद प्लस का साइन आ गया। और जैसे कि मैंने कहा कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट्स नहीं होते, तो मैंने हर जगह से ब्रैकेट्स हटा दिए, तो मेरी एक्सप्रेशन ये बन गई विदाउट ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये मैंने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया। और कन्वर्ट करने के लिए है तो एक सिंपल से रूल के लेफ्ट राइट देन ऑपरेटर, यानी लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड देन ऑपरेटर। बज़ाहिर ये सिंपल सा ऑपरेशन है, लेकिन जो जो मेरी एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो ये मैनुअली कन्वर्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मसला है। लास्ट टाइम हमने इस बात पे कंक्लूड किया था कि पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर दें ठीक है कंप्यूटर को, लेकिन पोस्टफिक्स कन्वर्शन इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क, तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो क्या किया जाए? तो फिर आज हम इससे आगे बढ़ते हैं कि क्यों ना हम पोस्टफिक्स भी रिपीटेटिव ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम इन ऑपरेशंस को भी प्रोग्राम क्यों ना कर दें। जी बेटा, कोई सवाल है सादिन? फिलहाल जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ बिल्कुल मैं बॉर्डमस की तरह ही कर रहा हूँ, या डी मास जिसे आप कह रहे हैं उसके थ्रू ही कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स को सॉल्व करता हुआ। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैंने खुद ऐड किए थे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए ऐड किए थे और एंड में रिमूव कर दिए। ठीक है, ये ब्रैकेट्स आप देखें तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में नहीं थे। ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ना, ये आपका ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक्चुअली आपके बॉटम में ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली जो बात है उसका ब्रैकेट है। ये जो एडिशनल ब्रैकेट्स हैं ये मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए या ग्रुप बनाने के लिए कर दिए थे, तो इसलिए मैंने इनको एंड में एज इट इज हटा दिया। असल में जो एक्चुअल ब्रैकेट्स इसमें मौजूद थे वो सिर्फ यही दो थे। ठीक है, प्रेसिडेंस की। तो खैर कंक्लूड ये किया हमने कि ये करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मुश्किल है तो फिर क्या किया जाए? हमने ये कंक्लूड किया है कि क्यों ना ये पोस्टफिक्स कन्वर्जन भी में रिपीटेटिव है तो ये भी कंप्यूटर के जिम्मे ही लगा देता हूँ। तो मैं एक एल्गोरिथम है उसको फॉलो कर लेता हूँ जिससे। अच्छा ठीक है साधन, इसका ये है कि एग्जाम्पल चूंकि ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी और आज दूसरी एग्जाम्पल बताई है, तो दोनों की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसको एक मरतबा देख लेना। फिर भी समझ में ना आए तो फिर मुझसे ज़रूर पूछना, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक पे टाइम सर्व करूंगा तो हमारा मेन टॉपिक आज का रह जाएगा। तो अब आते हैं, प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी लास्ट टाइम और अभी भी हमने कर ली कि इसको सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। तो क्यों ना ये भी टास्क रिपीटेटिव है, इसको मैं प्रोग्राम कर दूं या एक एल्गोरिथम की शक्ल दे दूं। तो फिर हम करते हैं, एक एल्गोरिथम बनाते हैं कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए भी मैं एक एल्गोरिथम बना लेता हूँ। यानी एक दफ़ा एल्गोरिथम वन टाइम बना दिया तो हर मरतबा क्या है वो ऑटोमेटिकली इसको मैं इनफिक्स दिया करूंगा, वो पोस्टफिक्स में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। मेरे लिए आसानी होगा, मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी रेपिटेटिव टास्क आते हैं तो कंप्यूटर आर गुड एट डूइंग रेपिटेटिव टास्क। तो कंप्यूटर बनाया इसीलिए गया है कि एक ही काम जो बार बार वैसे ही करना है तो हम कंप्यूटर को दे देते हैं, कंप्यूटर उसे मोर एफिशिएंटली कर सकता है। और एज ह्यूमन हम उससे बोर हो जाते हैं या हम नहीं करना चाहते, तो बेहतर क्या है कि हम ये कंप्यूटर को दें। तो एक यहाँ पे एल्गोरिथम है जो कि काफ़ी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, और ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इसलिए है कि ये एज इट इज आपकी बुक में से कॉपी किया गया है। ठीक है, और है क्या, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो बात है अंडरस्टैंडिंग की वो जब आप इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगी कि क्या कर। तो कुछ नहीं है, ये एल्गोरिथम स्टैक यूज करता है। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि अपनी स्टैक में पुश कर दें एक लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, और अपनी एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सॉल्व करेगा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो कह रहे हैं कि आप अपनी स्टैक के अंदर इनिशियली खुद ही से एक लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करा दें और अपनी एक्सप्रेशन के एंड में एक राइट पैरेंथेसिस लगा दें। अभी आपको आगे चल के पता लगेगा कि ऐसा क्यों किया जाए। और फिर सिंपली मुझे क्या करना है, अपनी एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में अपने एक्सप्रेशन को रीड करूंगा और उसमें चेक करूंगा कि क्या चीज़ अपेयर हो रही है, किस टाइप का करेक्टर। तो करेक्टर्स किस टाइप के अपेयर हो सकते हैं? देयर इज अ चांस कि आपके पास जो करेक्टर है
आप रीड कर रहे हैं और करेक्टर जो आपके सामने अपेयर हो सकता है कि वो ऑपरेंड हो, यानी वो कोई ऑपरेंड हो। तो ऑपरेंड के लिए सिंपली कह रहे हैं क्या करना है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर ऐड इट टू क्यू। क्यू मेरी आउटपुट या कहना चाहिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यू मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, पी मेरा इन फिक्स एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन मैंने चेंज नहीं की है, पी और क्यू जैसे कि उसमें लिखी हुई थी बुक में वही फॉलो की है। तो क्यू मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या रिजल्ट है और पी मेरा इनपुट है। तो अगर कह रहे हैं ऑपरेंड आता है तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपली उसको मूव करा देना क्यू में। सिंपल, आपने उस पर्टिकुलर एरे की लोकेशन उठाना है और दूसरे एरे में मूव कर देना, ये सिंपल हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कह रहे हैं अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाता है तो, यानी आप इक्वेशन इनफिक्स की जब रीड कर रहे थे तो पता लगा लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, तो इसके लिए भी बड़ा प्लेन एंड सिंपल है। कह रहे हैं कुछ नहीं करना, आपने सिंपली उसको स्टैक के अंदर मूव कर देना, यानी ऑपरेंड आता है तो क्यू में मूव कर देना है, और अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो उसको स्टैक में मूव कर देना, ठीक है। दो चीजें हो गई, ऑपरेंड एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेकिन अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तो क्या करना है, अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तो ये स्टेप 6 लिखा हुआ है, सिर्फ लेफ्ट को स्टैक में मूव करना है, राइट को मूव नहीं करना। कह रहे हैं अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तो आपको दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप है कि रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू क्यू अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तो आपने अपनी स्टैक में से डेटा निकालना शुरू करना है और क्यू में मूव कर देना है। कब तक करते रहना है, जब तक कि आपको उसका कहना चाहिए काउंटर लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए, यानी राइट से लेकर लेफ्ट पैरेंथेसिस के दरमियान जितने भी ऑपरेटर आएंगे वो सबके सब आप स्टैक से निकालेंगे और कहाँ डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे। तो राइट पैरेंथेसिस के केस में ये करना है कि स्टैक को एम्प्टी करते रहना है जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, और उस पैरेंथेसिस को भी स्टैक से लेफ्ट वाले को जो आपको मिलेगा उसे रिमूव कर देना है, ठीक है। राइट का ऑपरेशन भी फेयरली सिंपल है। राइट के केस में आपने स्टैक में से निकाल के क्यू में डाल देना। तो अब तक क्या देखा हमने, अगर ऑपरेंड आता है तो पी से डायरेक्ट क्यू में चला जाएगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो स्टैक में चला जाएगा, राइट पैरेंथेसिस आता है तो स्टैक से क्यू में चला जाएगा, जो कि मेरा आउटपुट है, वहां पे चला जाएगा सारे के सारे ऑपरेटर और लेफ्ट पैरेंथेसिस रिमूव कर देंगे। अब बचे लास्ट रिमेनिंग केस कि अगर ऑपरेटर आ जाता है तो क्या, और यही मेन केस है इसका एल्गोरिथम का, कि अगर ऑपरेटर आता है ना तो आपको रिपीटेडली पॉप करना है स्टैक। इसमें भी वही बात है कि स्टैक से पॉप करके कहाँ लेके जाना है, क्यू में। लेकिन स्टैक से पॉप करके लेके जाना है क्यू में, लेकिन तब जब आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है हायर हो या इक्वेलेंट हो, ठीक है, तब लेके जाना है। यानी अभी अगर मैंने एक ऑपरेटर एनकाउंटर किया है वो है प्लस, ठीक है, और स्टैक के अंदर जो मौजूद है वो मौजूद है मल्टीप्लाई, तो मैं उसे नहीं निकालूंगा क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस लेस देन है मल्टीप्लाई, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑपरेटर आता है मल्टीप्लाई और स्टैक के अंदर मौजूद था प्लस, तो मैं उसको निकाल लूंगा। अगर स्टैक के अंदर डिवाइड होगा तब भी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि इक्वल प्रेसिडेंस भी निकल जाएगी और हायर प्रेसिडेंस भी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप रिपीटेडली पॉप करेंगे स्टैक से और क्यू में ऐड करेंगे, यानी इसमें भी वही काम हो रहा है, स्टैक से निकाल के क्यू में करना है, लेकिन किसको निकालना है, जिसकी सेम या हायर प्रेसिडेंस हो। यानी अगर स्टैक के अंदर ऑलरेडी हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मौजूद है या इक्वल प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मौजूद है तो निकाला जाएगा, वरना नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम देख लेते हैं बाय एन एग्जाम्पल, तो ज़्यादा बेहतर बात समझ में आएगी। बस मैंने समझा दिया कि वर्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं और इसी को हम आगे फॉलो करेंगे, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपके जहन में रहेगी। और ये यहाँ पे जो सिंबल है बता रहे हैं ये ऑपरेटर के लिए यूज किया गया है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर का भी हो सकता है। अब थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं हम प्रेसिडेंस से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज पी इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जो इनफिक्स नोटेशन में लिखी गई है, या यूं कहा जाए करेक्टर की बनी हुई है, तो ये करेक्टर एरे होगा। करेक्टर एरे समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर भी आएंगे, इसमें ऑपरेटर भी आएंगे, इसमें ब्रैकेट्स भी आएंगे, तो सुटेबल डेटा टाइप के करेक्टर का एक एरे। द एल्गोरिथम फाइंड्स द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्यू। एल्गोरिथम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फाइंड करेगा जो कि क्यू कहलाएगी। बिसाइड ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, पी या इनफिक्स नोटेशन में आल्सो कंटेन लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस भी होंगे और कुछ ऑपरेटर होंगे जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर एज्यूम किए हैं, वो ये हैं
कि पावर है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इनकी ऑपरेटर की जो है आपका प्रेसिडेंस बिल्कुल इसी तरीके से, सिर्फ ये 5 ऑपरेटर हैं, पावर है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो हमारा वही बात है कि एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन हमने एक्सप्रेशन को सिंपल रखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड एक्सपोनेंट, जिसमें एक्सपोनेंट की आपको पता है कि प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, देन मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस है, देन प्लस माइनस की है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में टाई है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाई है। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेवल ऑफ प्रेसिडेंस मौजूद है। हाईएस्ट है एक्सपोनेंट, मिड में आता है आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लोवेस्ट है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो द एल्गोरिथम यूजेस अ स्टैक टू टेम्पररी होल्ड द ऑपरेटर इन लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये बात समझा दी। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्यू विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग द ऑपरेंड फ्रॉम फ्री p and operators which are removed from the stack. ठीक है, begin by pushing a left parenthesis onto the stack and adding a right parenthesis to the end of the p, ये अभी बता दिया आपको। The algorithm is completed when the stack is empty, ये वाली बात काम की है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका एल्गोरिथम कब तक चलेगा? तो जब आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और आपने जिन इनफिक्स एक्सप्रेशन दी थी वो एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास करने के लिए एक एग्जांपल है, ये नीचे गिवन है कि मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है और इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट है p, और आप देख सकते हैं अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग में डिनोट करना चाहूँ तो एरे ऑफ करेक्टर्स से ही कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें करेक्टर्स हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर भी हो सकते हैं, एबीसी की जगह नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने ABCD करके लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ये वाली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको एक टेबुलर फैशन में अरेंज कर दिया, और आप भी जब इसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्विज में, असाइनमेंट में, तो इसी तरह टेबल बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 कॉलम्स ऐसे सोल्यूशन मुझे देंगे। यहाँ पे जो 4th कॉलम है, फिलहाल आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कमेंट्स का बनाया हुआ है कि इसमें मैंने कौन सा रूल फॉलो किया या क्यों ऐसा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कमेंट्स हैं सिर्फ, तो ये कमेंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे सोल्यूशन में रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप मुझे सोल्यूशन में नहीं देंगे। अच्छा, तो मैंने किया क्या, देखें पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को वर्टिकली यहाँ पे लिख लिया, a प्लस, ऊपर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है a प्लस, और ये ब्रैकेट b डिवाइड c माइनस ब्रैकेट d मल्टीप्लाई e, ये आधी है और आधी ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। और ये देखें आपने, सबसे पहले मैंने जो कहा था ना कि मैं इसके एंड में क्या लगा दूंगा, राइट पैरेंथेसिस, तो ये मैंने कलर में लगाया हुआ है राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिए कि राइट पैरेंथेसिस ये मैंने खुद से ऐड किया, जो कि मैंने कहा था शुरू में मैं ऐड करूंगा। और ये रहा वो लेफ्ट पैरेंथेसिस जो खुद ही से मैंने स्टैक के अंदर ऐड करना था एल्गोरिथम के शुरू में। पहली लाइन कह रही थी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस आप स्टैक में ऐड कर दें और राइट पैरेंथेसिस आप अपनी एक्सप्रेशन के एंड में लगा दें। तो ये दोनों काम हमने कर लिए, यानी इस एक्सप्रेशन में मैं खुद ही से क्या करता हूँ कि एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, एक एक करके करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करना है। करेक्टर बाय करेक्टर स्कैनिंग स्टार्ट होती है। मैंने चेक किया, सबसे पहले मेरे पास एनकाउंटर हुआ ए, और जो एल्गोरिथम अभी मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पास ऑपरेंड आता है तो आप डायरेक्टली उसको क्यू में मूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्यू वाला कॉलम है मेरे पास, और इसमें मैंने डायरेक्टली ए को मूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट में क्लियरली लिख दिया ऐड ए टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्यू। ये क्यों किया, क्योंकि एल्गोरिथम में लिखा था ऑपरेंड डायरेक्टली कहाँ जाएगा, क्यू में चला जाएगा। और ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर के बारे में क्या लिखा हुआ था कि अभी तो मैं सिंपली ऑपरेटर को कर रहा हूँ स्टैक के अंदर ऐड डायरेक्टली, क्योंकि कोई और ऑपरेटर नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही स्टैक के अंदर मूव कर दिया। ऑपरेटर हमेशा स्टैक में ही जाते हैं, तो ये आ गया ऑपरेटर। ठीक है, मैं सिर्फ हाईलाइट वो कर रहा हूँ जो स्टेप चेंज हो रहे हैं हर उसमें। देन आता है लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस के बारे में भी यही था कि उसे आप सिंपली स्टैक के अंदर मूव कर देंगे, तो ये आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस। देन ऑपरेंड आ रहा है बी, और बी एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड डायरेक्टली चला जाता है किसमें, आपकी क्यू के अंदर। समझ रहे? देन फिर मेरे पास डिवाइड का ऑपरेटर आया, तो डिवाइड भी एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को फिलहाल तो मैं डायरेक्टली ही मूव कर दूंगा स्टैक के अंदर। देन फिर से मेरे पास एक ऑपरेंड आता है, और ऑपरेंड डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, क्यू के अंदर। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस क्या है मेरी,
कि लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रहा है तो भी स्टैक में, ऑपरेटर आ रहा है तो भी स्टैक में, ऑपरेंड आता है तो मैं पोस्टफिक्स में लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास एक ऑपरेटर आया जो कि है माइनस, और मेरी टॉप ऑफ द स्टैक पे जो है ऑलरेडी एक ऑपरेटर मौजूद है जिस जो है डिवाइड। अब मैं इसको डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकता, अब मुझे एक एल्गोरिथम का रूल था कि अगर आप ऑपरेटर इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में और ऐसा हो जाए कि स्टैक में एक ऑपरेटर जो पहले से मौजूद है, स्टैक में जो पहले से मौजूद ऑपरेटर है वो है डिवाइड, उसकी प्रेसिडेंस अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो जो नया ऑपरेटर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं उससे, जो कि इस वक्त है माइनस। ठीक है, इस वक्त जो मैं ऑपरेटर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वो है माइनस, और जो पहले से मौजूद है वो है डिवाइड। तो अभी हमने प्रेसिडेंस का पता करा कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है पावर की, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई की, उसके बाद माइनस की। तो डिवाइड की प्रेसिडेंस यहाँ पर ग्रेटर देन है माइनस, तो मेरा वो वाला जो थर्ड केस था वो ट्रू हो रहा है। तो उस केस में कहा गया था कि आप उस ऑपरेटर को निकाल के स्टैक में से कहाँ ले जाएंगे, क्यू में ले जाएंगे। तो ये वाला केस चूंकि ट्रू हो रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, स्टैक में से निकाल लूंगा डिवाइड, चूंकि प्रेसिडेंस ज्यादा रखता है माइनस से तो ये डिजर्व नहीं करता स्टैक में रहना, स्टैक में से निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से जो है निकालूंगा इस डिवाइड को और ले जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्टैक में से निकल के यहाँ चला गया, और फिर माइनस को तो रूल वही था, माइनस सिंपली कहाँ चला जाएगा, स्टैक के अंदर, और वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो माइनस पे कोई चेंजेस नहीं आई, माइनस को स्टैक में रखना था, लेकिन वो स्टैक में पुट करने से पहले मुझे एक चीज चेक करनी थी, अगर उससे पहले कोई ऑपरेटर मौजूद है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा तो नहीं है या उसके इक्विवेलेंट तो नहीं है। तो पता लगा था यहाँ पर प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो माइनस को एज इट इज मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने डिवाइड को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 3 यही कहता था कि आपको निकाल लेना है अगर उसमें कोई ऑपरेटर पहले से मौजूद है, यानी उसके साथ साथ आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं प्लेस करता तो ऐसे प्लेस हो जाता ना कि, यहाँ पे प्लेस करके बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लेस करता तो डिवाइड के साथ यहाँ पे माइनस आ जाता। तो अब ये साथ साथ जब आ रहे होते हैं तो इस केस में मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि इससे पहले वाला ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। अगर वो इससे ज्यादा है तो उसको निकाल दूंगा, अगर कम है तो पड़ा रहने दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, चूंकि डिवाइड की प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा थी तो डिवाइड को मैंने निकाल दिया, देन मैंने माइनस को इंसर्ट किया। तो यहाँ पे क्लियरली देखें, आप कमेंट में मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है कि पॉप डिवाइड, ये पॉप कर लिया मैंने डिवाइड को, यहाँ पे डिवाइड यहाँ आ गया, हाईलाइट कर देता हूँ, चेंजेस आएंगे यहाँ पर, पॉप डिवाइड एंड ऐड टू क्यू। पहला स्टेप, डिवाइड निकाल के मैं क्यू में ले आया हूँ। दूसरा स्टेप, पुश माइनस टू द स्टैक। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है हाइयर है किससे, माइनस से। ठीक है, हाइयर को मैंने हाईलाइट करके यही बताना चाहा है कि इस वक्त हाइयर वाला क्राइटेरिया ट्रू हो रहा है, इक्वल वाला नहीं हो रहा। इक्वल भी होता तब भी मैं यही करता, लेकिन इस वक्त हाइयर की वजह से मैंने डिवाइड को निकाल दिया। तो सिर्फ पूरे एल्गोरिथम में यही स्टेप है जिसका आपको केयरफुली ध्यान रखना है, बाकी एल्गोरिथम प्लेन एंड सिंपल है, सिर्फ यही कंडीशन है जिसको आपको केयरफुली देखना है, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को तो मुझे सिंपली स्टैक में मूव कर देना है। फिर डी आता है, डी एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड को सिंपली मुझे क्यू में मूव कर देना है। फिर मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई को अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, चूंकि इससे पहले कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई एज इट इज इसके अंदर चला जाएगा, इससे पहले ऑपरेटर नहीं है बल्कि लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो कोई मसला नहीं आया, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे मैंने एज इट इज इंसर्ट कर दिया। फिर ई आता है, ई चूंकि एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो जब भी मैं ऑपरेटर इंसर्ट करता हूं सिर्फ तब मुझे केयरफुल रहना है कि ऑपरेटर से पहले ऑलरेडी कोई ऑपरेटर तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो मुझे मेक श्योर करना है कि उसकी प्रेसिडेंस प्रेजेंट ऑपरेटर से हायर या इक्वल ना हो, अगर है तो निकाल दूंगा, अगर नहीं है तो एज इट इज बस इंसर्ट करके आगे। ठीक है, तो इस पूरी स्लाइड में हमने ये कंक्लूड किया। यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लास, ये बात क्लियर है? सिर्फ इसमें एक ही बात है समझने वाली कि डिवाइड को मैंने बाहर निकाला है, और क्यों निकाला है, क्योंकि यही मेरा एल्गोरिथम कहता है कि अगर दो ऑपरेटर साइड बाय साइड स्टैक के अंदर आ रहे हैं
तो आप चेक कर लें पहले से मौजूद ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा तो नहीं है या इक्वल तो नहीं है, अगर है तो उसको निकाल दें। ठीक है, तो बस यही बात ध्यान में रखने की है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास फिलहाल एक डिवाइड का ऑपरेटर था तो मैंने एक निकाला, लेकिन डिवाइड से पहले अगर फर्ज करें मल्टीप्लाई भी होता तो मैं उसे भी निकाल देता, क्योंकि वर्ड यूज हुआ था एल्गोरिथम में रिपीटेडली पॉप। रिपीटेडली का मतलब है एक दफा करके रुक नहीं जाना है, एक के बाद भी चेक करना है, अगर एक और ऑपरेंड है तो उसे भी निकाल देंगे, दो है तो उसे भी निकाल देंगे, तीन है, जब तक ये केस ट्रू होगा तो मैं निकालता। चलें खैर देखने, अभी तो एक ही हुआ। अगले पीस ऑफ उसको देखते हैं एल्गोरिथम को कि आगे क्या हो रहा है। तो ये ई तक मैं पहुंच चुका हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे ये ई से रिज्यूम करते हैं। ठीक है, ई वाली लाइन दोबारा से आ गई यहाँ पर। मैं बता देता हूँ ई में क्या हुआ था कि चूंकि ई इनकाउंटर हुआ, ई एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे आता है एक ऑपरेटर, और ऑपरेटर को मैंने जब चेक करा तो मेरे पास दो ऑपरेटर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, ऑलरेडी जो मैं स्टैक की स्टेट देख रहा हूँ उसमें क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई पहले से मौजूद है, और मुझे अब प्लेस क्या करना है, इसके बाद पावर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन मुझे ये मेक श्योर करना है कि इसमें जो पहले से ऑपरेटर मौजूद है क्या उसकी प्रेसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पावर है, क्या मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्सपोनेंट है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए मुझे, क्या इसकी प्रेसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। नो। तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो मेरी अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मुझे कोई भी ऑपरेटर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस ऑपरेटर को इसके साथ ही यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। क्यों करा इंसर्ट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। ये ऑपरेटर इसलिए मैंने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस लेस देन है पावर से, तो मैंने उसको नहीं निकाला। मैं सिर्फ तब निकालूंगा जब ये कंडीशन होल्ड करती। चूंकि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है तो ये एज इट इज मैं इसमें सिंपली जो है स्टैक के अंदर पुश कर। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स केस हो जाता, पावर इधर लिखा होता मल्टीप्लाई उधर, तो डेफिनेटली मैं उसे निकाल देता। लेकिन आपने देखा कि मैंने नहीं निकाला क्योंकि प्रेसिडेंस वाली कंडीशन मैट नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इस वजह से मैंने इसको एज इट इज इसमें इंसर्ट कर दिया। देन आगे बढ़ते हैं। एफ आता है, एफ एक ऑपरेंड है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली ले जाके इसको मैंने क्यू में मूव कर दिया। राइट पैरेंथेसिस, अब आया राइट पैरेंथेसिस यानी केस नंबर 4। तो राइट पैरेंथेसिस का क्या केस था कि आप जब भी राइट पैरेंथेसिस आए तो आप क्या करेंगे, रिपीटेडली पॉप करेंगे। यानी राइट पैरेंथेसिस को अगर मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट सेट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि आप रिपीटेडली पॉप करें स्टैक में से और ऐड करते जाएं क्यू के अंदर। यानी सारे के सारे ऑपरेटर जो भी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के दरमियान में आते हैं सबको निकाल लें और इस वाले ब्रैकेट को भी यहाँ से रिमूव कर दें। ये था स्टेप नंबर 4। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही करना है, मुझे क्या करना है, रिपीटेडली पॉप करना है यहाँ से। रिपीटेडली पॉप करने का मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं भाई यहाँ से जाऊंगा स्टैक में, टॉप पे देखूंगा क्या रखा हुआ है, टॉप पे पहले है पावर, तो यहाँ से पावर को निकालूंगा और पावर को यहाँ प्लेस कर दूंगा। टॉप वाला एलिमेंट पहले निकलता है। फिर उसके बाद जाऊंगा, फिर चेक करूंगा, फिर यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई को निकालूंगा और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। और उस फाइनली मैंने बताया था कि ये वाला ब्रैकेट जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो आप देखिए वाला ब्रैकेट यहाँ से रिमूव हो गया और ये जगह यहाँ पर खाली होगी। राइट पैरेंथेसिस की बात करेंगे सादिया आप, सादेन नहीं सादिया, सादिया आप राइट पैरेंथेसिस की बात कर रही हैं। राइट पैरेंथेसिस हमारी इक्वेशन के अंदर था। ठीक है, ये जो इक्वेशन टॉप पे आपको लिखी दिखाई दे रही है, इसमें देखें राइट पैरेंथेसिस है ना एफ के बाद, ये लगा हुआ है राइट पैरेंथेसिस एफ के बाद। तो ये तो इक्वेशन के अंदर बॉर्डमस की फॉर्म में लिखी हुई थी ना, इनफिक्स है, तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। तो ये राइट पैरेंथेसिस जब भी आएगा तो मैं उसको स्टैक के अंदर नहीं डालूंगा, बल्कि स्टैक के अंदर से सारे ऑपरेटर निकाल लूंगा पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर होने तक। पहले से पहला कैंसिल आउट हो गया, एक तरीके से ये समझ लें आप बात। अगर मैं इसे प्लेस कर देता यहाँ पर, इसको प्लेस करने में, तो इसका अगेंस्ट जो है ये वाला ब्रैकेट बनता, तो इन दोनों के दरमियान जितने भी ऑपरेटर हैं वो निकल जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को समझ लें कैंसिल आउट करें। राइट पैरेंथेसिस कभी भी स्टैक में नहीं जाएगा और लेफ्ट को भी मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये किया है बेसिकली। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर देन आगे अगला स्टेप पे अगर मैं जाता हूं तो अब आ रहा है प्लस। ठीक है,
अगर मैं प्लस यहाँ इंसर्ट करता हूँ, देखिए स्टेट क्या थी, ये स्टेट थी, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है और मैं अगर प्लस लगाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से मुझे वो रूल चेक करने की जरूरत है। क्या रूल है वो? वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि भाई चेक करो कि माइनस जो कि ऑलरेडी मौजूद है उसकी प्रेसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो अभी ऑपरेटर आया उससे, क्या ये रिलेशनशिप होल्ड करता है या नहीं। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं। बताइए, क्या माइनस की प्रेसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्लस है या नहीं, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि मुझे माइनस को जो है निकाल देना चाहिए स्टैक में से, या माइनस से पहले अगर और भी ऑपरेटर हैं तो उनको भी निकाल देना चाहिए। एक, तो ये कंडीशन इक्वल की वजह से ट्रू हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्लस प्लेस करने से पहले माइनस को यहाँ से निकालना है, यानी पहले माइनस निकल के इधर आएगा, पहला स्टेप। ठीक है, और देन प्लस मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्लस इंसर्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ा, प्लस इंसर्ट करने से पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ा कि उससे पहले कोई ऐसा ऑपरेटर तो मौजूद नहीं है जिसकी प्रेसिडेंस जो है इक्वल हो या ग्रेटर हो। तो ये मैंने क्यों निकाल दिया, क्योंकि इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो रही थी और इक्वल प्रेसिडेंस की वजह से ट्रू हो रही थी। तो पॉप कर लिया माइनस को मैंने और पुश कर दिया प्लस को स्टैक पर, क्योंकि माइनस की प्रेसिडेंस इक्वल थी प्लस की। तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई थी, ट्रू होने की वजह से मैंने निकाल लिया। फॉल्स होती तो मैं इसको नहीं निकालता, प्लस के साथ ही रख देता, लेकिन चूंकि ट्रू हो रही थी तो प्लस यहाँ से निकल गया। फिर वही बात, एक ही स्पेशल केस है जिसका आपको ध्यान रखना। देन जी आता है, जी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ चला जाएगा, क्यू में चला जाएगा। फिर राइट पैरेंथेसिस आया, वही रूल राइट पैरेंथेसिस का, कि अगर मैं यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस प्लेस करता हूँ तो राइट पैरेंथेसिस, ये वाला पैरेंथेसिस इस वाले पैरेंथेसिस को, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके बीच में जो भी ऑपरेंड है वो मैं निकाल के कहाँ ले जाऊंगा, क्यू में ले जाऊंगा। तो वो कैसे लेके जाऊंगा, सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से ये प्लस जो है निकला और यहाँ चला गया, ये प्लस यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि ये प्लस कहाँ से गया, ये प्लस यहाँ से मैंने निकाला और यहाँ ले गया, क्योंकि रिपीटेडली पॉप करना है ऑल ऑपरेटर टिल लेफ्ट पैरेंथेसिस तक जितने भी ऑपरेटर हैं सब निकल जाएंगे, यहाँ चलेंगे। और यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे आप अच्छे से फेमिलियर है कि माइनस यहाँ से निकल के यहाँ चला गया था। ठीक है, तो राइट पैरेंथेसिस के इसमें वही बात, एक मैंने प्लेस किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस के दरमियान जितने भी थे वो निकाल लिए और लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी निकाल लिया। देन ठीक है, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि रिपीटेडली पॉप करा, जब भी मेरे पास राइट पैरेंथेसिस आता है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस तक मैं सब निकाल लेता हूँ। इधर भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। ठीक है, इधर भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है और ऑलरेडी स्टैक के अंदर मौजूद है प्लस, तो फिर से मुझे कंडीशन चेक करने की जरूरत है। कंडीशन क्या चेक होगी कि भाई अब मुझे चेक ये करना है कि ऑलरेडी मौजूद है स्टैक के अंदर प्लस, उसकी प्रेसिडेंस कहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू है नए आने वाले ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई से। तो अब आप बताइए क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है, क्या प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है मल्टीप्लाई से, ये कंडीशन क्या होल्ड कर रही है, ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई ऑपरेटर स्टैक से नहीं निकालूंगा, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, उसी ऑपरेटर को वहीं प्लेस कर दूंगा, एज इट इज यहाँ पर प्लेस हो गया, कोई ऑपरेटर मैंने बाहर नहीं निकाला। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंस क्या है, लेस है, लेस का मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई। देन उसके बाद मेरे पास एच आता है, तो एच के केस में वही वाली बात है कि एच एज इट इज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और फाइनली अगर आप देखें तो फाइनली ये एक और राइट पैरेंथेसिस आया जो कि मैंने खुद ही से इंसर्ट किया था बिगनिंग में, याद है, ये वाला लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस मैंने खुद ही से इंसर्ट किया था बिगनिंग में। और अगर आपको याद हो तो ये जो लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस है, ये जो शुरू से चलता आ रहा है, ये भी मैंने खुद ही से इंसर्ट किया था स्टैक के अंदर। तो ये इसीलिए ऐड किए गए थे कि एट द एंड लास्ट स्टेप में एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर दे। तो ये जो लेफ्ट वाला पहले से मौजूद है वो, और जो राइट में मैंने एंड में खुद इंसर्ट किया था, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये रूल नंबर 4 जो था कि राइट और लेफ्ट के दरमियान अगर कोई ऑपरेंड आते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने
रिपीटेडली पॉप करना है, यानी ये सिचुएशन बन जाएगी, ये सिचुएशन बनेगी, तो मैं पॉप करूंगा। किसे पॉप करूंगा? पहले पॉप होगा यहाँ से आपका मल्टीप्लाई, यहाँ से पॉप हुआ और यहाँ चला गया। देन उसके बाद आपका पॉप होगा प्लस, यहाँ से पॉप हुआ, यहाँ चला गया। ठीक है, और फिर वही वाली बात कि ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये लेफ्ट और राइट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और स्टैक इस वक्त क्या हो गई है मेरी? स्टैक किस स्टेट में है? एम्प्टी स्टेट में। स्टैक मेरी क्या हो गई है इस वक्त? एम्प्टी हो गई है। तो स्टैक एम्प्टी का मतलब ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये कंक्लूड कर सकता हूँ, चूंकि स्टैक मेरी हो गई है एम्प्टी, स्टैक मेरी एम्प्टी हो गई है, और एम्प्टी से मुझे ये पता लगता है कि यहाँ पे मेरे एल्गोरिथम की लूप रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो जो भी इस वक्त क्यू में मौजूद है वही मेरा फाइनल रिजल्ट या मेरी फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन आई है ये मेरी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो जब स्टैक एम्प्टी हो जाती है तो क्यू में जो भी रिजल्ट मौजूद होता है वही मेरा आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्टैक को यूज करते हुए रिपीटेटिव स्टेप फॉलो करते हुए एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। हो सकता है आप अभी जो ये स्टेप्स आपने किए हैं आपको ये मुश्किल लग रहे हो, आप कहें सर वो जो मैं मैनुअली कर रहा था वो इससे ज्यादा आसान था, लेकिन ये जो मैंने किया है ये मुश्किल है। बिल्कुल रिलेटिवली मुश्किल लगेगा। क्यों मुश्किल लगेगा? क्योंकि ये मैंने तो एक दफा करना है, ठीक है, पहली दफा करना है। और इसके पीछे जो बेनिफिट है वो ये है कि ये एक दफा मैंने करके कंप्यूटर को बता दिया कि ऐसे कर लो, तो फिर ये कंप्यूटर हर मर्तबा खुद ही आसानी से कर लेगा। वो वाला तरीका मैं कंप्यूटर को नहीं सिखा सकता था क्योंकि उसमें मुझे बॉर्डमस वगैरह फॉलो करने पड़ रहे थे, तो वो तरीका कंप्यूटर के लिए मुश्किल था। स्टैक वाला सोल्यूशन कंप्यूटर के लिए आसान है। मेरे लिए डेफिनेटली मुश्किल हुआ। जब मैंने पेपर पेंसिल पे ट्राई किया तो डिस्क्रिप्टिव भी लग रहा है, इसको मैं मैनुअली करता तो जल्दी सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से सॉल्व करना आसान है, अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टैक के थ्रू ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो स्टैक के थ्रू ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, और यही सब कुछ अगर मैं कंप्यूटर को समझा दूं स्टैक से सॉल्व करना, तो कंप्यूटर इसको रिपीटेडली आसानी से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक, और ये वाला तरीका कंप्यूटर के लिए एफिशिएंट है, ना कि हमारे लिए। ठीक है, तो ये हम कंप्यूटर को सिखाएंगे या इसका एल्गोरिथम बना के फाइनली ये जो अभी हमने देखा एल्गोरिथम, इसको मैंने मैनुअली एक एग्जांपल पे आपको करके बताया। लैब होगी तो लैब में हम इसको एक कोड करके दे देंगे कंप्यूटर को, फिर आप जो मर्जी इसको आप इनफिक्स एक्सप्रेशन दें उसको ही पोस्टफिक्स में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है? एग्जाम्पल क्लियर है? नीड योर फीडबैक हियर। चलें, गुड, अच्छी बात है, समझ में आ गई है। तो ये मैं कर देता हूँ क्लियर। और मैंने जैसे कि बताया आपको कि आपको जब इसका सोल्यूशन मुझे देना है तो ये इस तरीके से देना होगा, मुझे कमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा वन स्लाइड पे इसका सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, और वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको करके बताई है। और इसमें अगर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँ तो ये वो वाले ब्रैकेट जो मैंने खुद से इंसर्ट किए थे पहले स्टेप में यहाँ पर और यहाँ पर, तो इवेंचुअली एंड में आखिरकार जाके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और उसके बाद मेरी स्टैक यहाँ पे देख सकते हैं आप एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी हो जाएगी तो मेरा रिजल्ट मैं कहूँगा कंक्लूड करके कि ये है। और आप एक्सप्रेशन देखें तो खुद ब खुद ये कन्वर्ट होती जा रही है। यहाँ से देखें तो ये तीनों पीस ऑफ कोड शुरू से एंड तक ऐसे ही है, फिर डिवाइड आ गया तो डिवाइड यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और फिर यहाँ से ऑपरेटर ये तीनों आ गए तो यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद इसने सॉल्व कर लिया और बिल्कुल वैसे ही रहा, कोई आगे पीछे मूवमेंट नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो ये तो थी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम लेजी हैं। हमने कहा कि बार बार कंप्यूटर को पोस्टफिक्स कौन करके बताया, हमें तो नहीं समझ में आती। हमने कहा ठीक है भाई, लेजीनेस वही बात है, एक जरूरत ईजाद की माँ है, तो हमने एक इन्वेंशन कर दी और अब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का एक एल्गोरिथम आ गया। लेकिन असल काम मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना नहीं था, असल काम तो मेरा ये था कि कंप्यूटर से मैं रिजल्ट जनरेट कराऊं। यानी कंप्यूटर को अगर मैं पोस्टफिक्स दे दूं तो वो मुझे सॉल्व करके उसका रिजल्ट प्रोवाइड करे, यानी इन न्यूमेरिक वैल्यू कोई रिजल्ट आएगा। तो अब
हम चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि कंप्यूटर को अगर मैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे दूं तो वो कितनी आसानी से, जो हम दावा कर रहे थे कंप्यूटर आसानी से सॉल्व कर लेता है पोस्ट फिक्स, वो कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास इस सेकंड एल्गोरिथम है एवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, और ये इंतहाई सिंपल एल्गोरिथम है। यानी पोस्ट फिक्स कन्वर्जन रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पोस्ट फिक्स एक मरतबा आ जाती है तो मैंने जैसे कि कहा था कंप्यूटर के लिए आसान है उसे सॉल्व करना। तो देख लेते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या कह रहा है। ये एल्गोरिथम सिंपली कह रहा है कि आप स्टार्ट करें बाय एडिंग राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द पी। ठीक है, पी यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। आप पैरेंथेसिस भी ऐड कर सकते हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड किया जा रहा है कि मुझे पता लग जाए कि यहाँ पर मेरी एक्सप्रेशन एंड हो रही है। तो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि ब्रैकेट तो पोस्टफिक्स का पार्ट होता नहीं है ना, पोस्टफिक्स में कोई ब्रैकेट्स नहीं होते, तो हमने वो स्पेशल सिंबल के तौर पे यूज कर लिया, क्योंकि मुझे पता है ये कभी भी मेरी वैलिड एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा, यानी मेरी वैलिड रेंज में नहीं है। तो सिंपली ये ऐड करें और फिर उसके बाद सिंपली स्कैन करना शुरू करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट में अगर अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, अब मेरी एक्सप्रेशन में सिर्फ दो चीजें मौजूद हैं, या तो ऑपरेंड है या तो ऑपरेटर है, ना लेफ्ट पैरेंथेसिस है ना राइट पैरेंथेसिस है, कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं अगर ऑपरेंड आता है तो आप उसको स्टैक में डाल दें। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज है, ऑपरेंड को स्टैक में डाल दें। और अगर ऑपरेटर आ जाता है तो एक आपको दो तीन स्टेप्स करने। स्टेप्स क्या करने कि अगर ऑपरेटर आता है तो स्टैक के टॉप मोस्ट टू एलिमेंट्स को आप स्टैक में से निकाल लें। ठीक है, टू एलिमेंट्स को स्टैक से निकाल लें, और टॉप वाला एलिमेंट है वो कहलाएगा ए। ठीक है, और बी जो कहलाएगा वो सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट कहलाएगा, यानी नेक्स्ट टू टॉप। ये इन दोनों का ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि जो मैं इक्वेशन या एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा वो बी पहले लिखा जाएगा और ए बाद में लिखा जाएगा। तो बी ऑपरेटर ए मुझे परफॉर्म करना है, ए ऑपरेटर बी कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट गलत आएगा, ये मुझे नहीं करना। और जो भी इनका बी और ए का रिजल्ट बनेगा उसको वापस कहाँ कर देना है, स्टैक में पुश कर देना है। दैट्स इट, ये करना है। तो अगर ऑपरेंड आता है तो स्टैक में, ऑपरेटर आता है तो दो ऑपरेटर निकालने, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिजल्ट वापस स्टैक में। और फाइनली क्या है, सेट रिजल्ट इक्वल्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। और जब मेरी लूप एंड हो जाए, लूप 4 स्टेप तक चल रही है, और लूप कब एंड होगी, जब मेरे पास ये वाला मार्कर आ जाएगा जो मैंने लगाया था। जैसे ये मिल जाएगा तो मेरी लूप एंड हो जाएगी, और लूप एंड हो जाएगी तो मैं अपने रिजल्ट को कहूंगा रिजल्ट मेरा कहाँ पर मौजूद है, टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी चीज मौजूद है वही मेरा रिजल्ट है। ठीक है, तो आइए इस एल्गोरिथम को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये ए प्लस बी वाली बात क्या है। ए प्लस बी वाली बात ये है कि अगर फर्स्ट करें मेरे पास ये एक्सप्रेशन है ए, या मैं आपको ये करके बताते हैं, चलिए बी पहले लिखना, बी प्लस ए है। अगर इसको मैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको पता है ये बी ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बी ए प्लस को अगर मैं स्कैन करना शुरू करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो पहले स्टैक के अंदर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, यानी पहले स्टैक में बी जाएगा, और पहले बी होगा फिर उसके बाद ए होगा। तो देख रहे हैं आप, तो बी प्लस ए अगर मैं कर रहा था तो वो बी ए प्लस बन जाता है, और बी ए प्लस को अगर मैं स्टैक में मूव करता हूँ तो बी नीचे वाला एलिमेंट है और ए टॉप वाला एलिमेंट है। तो इसलिए जब मैं इसे वापस पॉप करूंगा तो देखें ए वाला कह रहे हैं टॉप एलिमेंट है और बी वाला सेकंड लास्ट है, लेकिन ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे आप ये वाला करेंगे, क्योंकि यही सही इसका ऑर्डर है। अगर मैं ए पहले लिख दूंगा तो मीनिंग बदल जाएगा। से अगर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा ए बी प्लस, और जब मैं इसको स्टैक में प्लेस करूंगा तो स्टैक में पहले ए जाएगा देन स्टैक में बी आएगा। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो उस केस में बी टॉप मोस्ट एलिमेंट बन जाएगा और ए सेकंड मोस्ट। तो ये तो मुझे नहीं करना, मेरे पास ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन है तो जब मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो बी प्लस ए करूंगा, यानी बी ऑपरेटर ए करने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने समझा दिया कि बी को मैं पहले क्यों रखा। अब आ जाते हैं असल काम की तरफ और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने एक छोटी सी एक्सप्रेशन ली है ताकि एक ही स्लाइड में बात कंक्लूड हो जाए। एक्सप्रेशन मेरे पास है 2 3 4 प्लस मल्टीप्लाई 6 माइनस। ठीक है, 2 3 4 के दरमियान मैंने स्पेस दिया हुआ है सिर्फ ये बात बताने के लिए कि ये 234 नहीं है या 23 4 नहीं है, ये 2 एंड 3 एंड 4 है।
ठीक है, तो फिलहाल मैंने स्पेस देखिए बात क्लियर कही हुई है कि 2 3 4 अलग अलग हैं, 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिलहाल ये कोड सिंगल डिजिट पे ही काम कर रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। तो मैंने इसको वही बात है इनपुट इसको वर्टिकली टेबल में लिख लिया 2 3 4 प्लस मल्टीप्लाई 6 माइनस और एंड में मैंने ये वही मार्कर लगा दिया जिसकी मैं बात कर रहा था कि एंड में मैंने इसकी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, स्कैन करना शुरू करा, 2 आता है, ऑपरेंड है, सिंपल सी बात, मैंने स्टैक में मूव कर दिया। 3 आता है, 3 को भी मैंने स्टैक में मूव कर दिया, कॉमा सिर्फ मैं लगा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि पता रहे 23 नहीं है, ये 2 और 3 है, आप स्पेस दे के लिख दें तब भी बात हुई। 4 आता है तो भी ऑपरेंड है, तो इसको भी मैंने स्टैक के अंदर मूव कर दिया। ऑपरेटर आता है, तो ऑपरेटर में क्या कहा गया था, स्टैक के 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट निकालने, तो 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट अगर मैं पॉप करता हूँ तो वो है 4 एंड 3। ठीक है, और कहा है उनके दरमियान आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें जो ऑपरेटर आया है। तो 4 और 3 में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सेकंड लास्ट वाला ऑपरेंड पहले आएगा और फिर ऑपरेटर आएगा देन ऑपरेंड, तो ये मुझे 3 + 4 = 7। ठीक है, तो 3 + 4 कर लूँ, 4 + 3 कर लूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑपरेटर एडिशन का है। लेकिन ये तब फर्क पड़ सकता था कि यहाँ पे ऑपरेंड मेरा माइनस का होता, तो फिर मेरा रिजल्ट बदल जाता। तो इसलिए मुझे ध्यान रखना है कि हमेशा सेकंड लास्ट वाला ऑपरेंड पहले रखूं, देन ऑपरेटर, देन लास्ट वाला। और जो भी मेरा रिजल्ट आया 7, उसको कहा था वापस स्टैक में पुश कर दूं, तो 3 + 4 मैंने यहाँ से निकाले, जो भी रिजल्ट बना वो यहाँ पर स्टैक में वापस ऐड कर दिया। देन फिर मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई का मतलब फिर स्टैक से 2 एलिमेंट निकालूंगा, तो स्टैक के 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या हैं, 7 एंड 2। 7 टॉप मोस्ट है, 2 सेकंड लास्ट है, यानी नेक्स्ट टू टॉप। तो ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो मैं 2 और 7 के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ये जो ऑपरेटर मेरे पास यहाँ पर आया है, ऑपरेटर कौन सा आया है, जी जी पूछिए, फोर्थ स्टेप में। नहीं, देखो सादिया, यहाँ पे हायर लोअर का कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप। यहाँ पे बस आपने ध्यान रखना है कि टॉप वाली वैल्यू और यानी टॉप अगर लास्ट है तो सेकंड लास्ट जो है उसमें अगर जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सेकंड लास्ट वाला ऑपरेंड पहले लिखा जाएगा और लास्ट वाला बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी मैं बात समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगी खुद ही बात, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 टॉप पर था, ठीक है, और 3 जो है सेकंड लास्ट पे मौजूद था। तो जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो 3 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। फिर जब मैंने यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे 7 टॉप पर था, 2 सेकंड लास्ट वाली लोकेशन पे था, तो जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो 2 ऑपरेटर 7 होगा, यानी इस केस में 2 × 7, और रिजल्ट मेरा 14 जो भी बनेगा उसको मैं वापस मूव कर दूंगा स्टैक पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जी बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही करेंगे, हाईएस्ट या लोअर्स वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस वाले एल्गोरिथम में हायर प्रेसिडेंस लोअर प्रेसिडेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस सेकंड लास्ट वाले वैल्यू में से ऑपरेशन परफॉर्म होगा लास्ट वाला, यानी सेकंड लास्ट पहले आएगा, लास्ट बाद में आएगा, बीच में उनके ऑपरेटर आएगा। ठीक है, ये हम अपनी सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, कमेंट्स में जो लिखा हुआ आ रहा है ना वो तो हमारा तरीका है सॉल्व करने का, उसको तो मैं इनफिक्स लिख के ही सॉल्व कर रहा हूँ, कंप्यूटर तो उसको खुद ही बैकग्राउंड में सॉल्व कर लेगा। देन मेरे पास 6 आता है, 6 मेरे पास फिर एक ऑपरेंड है, तो 6 को मैंने डाल दिया स्टैक के अंदर। अब देन मेरे पास माइनस आया है, देखिए अब माइनस है, तो माइनस में ध्यान मुझे रखना है कि ये वाली चीज जो है मेरी ए है, ये वाली चीज मेरी बी है, और मुझे हमेशा बी माइनस ए परफॉर्म करना है, तो बी माइनस ए मीन्स 14 - 6 परफॉर्म होगा, तो मेरा रिजल्ट बन रहा है 8। अगर मैंने इनका ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया तो मेरा रिजल्ट गलत हो जाएगा, और रिजल्ट क्या बन जाएगा, 6 - 14 अगर मैं कर दूंगा तो वो बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा, 6 - 14 का रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, अच्छा ठीक है, बस कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बात ये समझ में होपफुली आ गई होगी कि ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकता, और जो भी मेरा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 8, तो ये मैंने वापस स्टैक में डाल दिया, और फाइनली मुझे क्या इनकाउंटर हो गया, राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस ये बता रहा है कि मेरी जो है ये एल्गोरिथम जो है क्विट हो गया है, और क्विट हो गया तो बताया गया था कि आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक पे मौजूद है वही आपका रिजल्ट है, और टॉप ऑफ द स्टैक पे मौजूद है 8, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरा रिजल्ट निकला है वो है 8।
तो आपने देखा ये वाला एल्गोरिथम फेयरली सिंपल है। अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो तो कंप्यूटर तो ये काम बहुत आसानी से कर लेगा, और हमने भी ये काम कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने ये काम कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, तो कंप्यूटर के लिए तो फिर इजी पीजी है कि अगर उसको पोस्टफिक्स मिल जाए तो वो बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। और एज ए ह्यूमन हम भी देख रहे हैं कि अगर हम स्टैक को यूज करें तो पोस्टफिक्स अगर मुझे गिवन है तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग स्टैक बहुत आसानी से। ठीक है, ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है ना किसी चीज की, बस कुछ स्टेप्स उसे फॉलो करना है और मेरा रिजल्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था असल पर्पस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का, लेकिन एक एडिशनल स्टेप हमें करना पड़ा, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक है, तो ये दो एल्गोरिथम है और दोनों एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हैं, क्योंकि इसमें स्टैक यूज हो रही है बैकग्राउंड में। इसके लिए भी फिर कहूँगा कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन में अगर आप आता है तो आप शुरू के 3 जो हैं वो लिख सकते हैं कॉलम्स। तो दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर हमारा कंक्लूड है। असाइनमेंट है, नेक्स्ट वीक डेडलाइन होगी। मैं बता दूंगा कब, सेम क्लास में ही होगी यानी नेक्स्ट ट्यूसडे। सॉल्व क्या करना है आपको, एक टावर ऑफ हेनाई की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें 4 डिस्क यूज करके सॉल्व करना है। यानी टावर तो 3 ही रहेंगे, लेकिन जो है आपके पास डिस्क 4 हो जाएंगी। ट्री डायग्राम बनानी है जैसे कि स्लाइड नंबर 23 पर गिवन थी वैसे। और फिर उसके बाद डू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, एक एग्जांपल दी हुई है, इसको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में करना है। और दूसरी एग्जांपल दी हुई है, उसको उसको आपने पोस्टफिक्स को एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा LMS पर, तो आप देख लीजिएगा इसका हेडर और इसकी डेडलाइन। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ट्राई कर लीजिएगा। डिटेल नहीं बता रहा, रीड कर लीजिएगा। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और मजीद हैं और कुछ हम लैब में ऑलरेडी कर चुके होंगे इसमें से, तो नो बिग डील। और कुछ एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज में ये है कि आपको मॉडिफाई करना है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट के लिए है। तो अगर मल्टीपल डिजिट के लिए है तो करना चाहें आप कर सकते हैं, और रेफरेंस के लिए अपनी बुक की प्रोग्राम एक्स नंबर 3.5 कंसिडर कर सकते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? अच्छा, लास्ट 2 को पहले चेंज करेंगे, फिर फर्स्ट वाली 2 को। समझा नहीं मैं सवाल ये। हाँ, जी 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 जी, स्वैप करने की बात कर रहे हैं ना, समझ में आ गई। लास्ट 2 डिस्क पहले स्वैप होती हैं, देन उसके बाद फर्स्ट 2 स्वैप होती हैं। ठीक है, आप उस एल्गोरिथम आप देख लीजिएगा, जो हमने जो ट्री डायग्राम बनाई थी ना 3 इनपुट के लिए, वो अब आपको 4 इनपुट के लिए ड्रॉ करनी है। बेसिकली ये है उसका। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय साइड। तो आप लोगों की होपफुली दूसरी क्लास है, तो मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।